हेलो एवरीवन। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएसए फॉर द पर्पस ऑफ योर बिहार एपीयू। और जिस तरीके से हम ये पढ़ने वाले हैं, दिस विल बी प्रीलिम सेंट्रिक। तो हम इसमें प्रीलिम्स की अप्रोच से पढ़ेंगे। प्रीलिम सेंट्रिक मतलब आपके बिहार एपीओ के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बीएसए के लिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो हम इस लेक्चर से सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। और जो भी टॉपिक्स हम लेक्चर्स में पढ़ेंगे आपके बिहार एपीओ के लिए, वो स्ट्रेटेजिकली हम उस तरीके से पढ़ेंगे जैसे कि आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के लिए, इस लेक्चर के लिए हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बीएसए में से वो आता है, दैट इज टुडेज लेक्चर आई विल कवर एडमिशंस, कन्फेशंस एंड डाइंग डिक्लेरेशन। अब एडमिशन, कन्फेशन, डाइंग डिक्लेरेशन की अगर आप बात करोगे तो प्रीलिम्स और इवन मेंस के लिए भी दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बट आपके प्रीलिम्स में एडमिशन, कन्फेशन और डाइंग डिक्लेरेशन के प्रोविजन मतलब देयर आर की लैंग्वेज पे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा आपके पास जो एडमिशन, कन्फेशन, डाइंग डिक्लेरेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, केसेस बेस्ड आते हैं। सो कुछ प्रिंसिपल्स, प्रोविजंस, केसेस हम डिस्कस करेंगे। सो किस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर रखेंगे क्लास का, आई विल फर्स्ट डील विद द प्रोविजंस। मैं बैराक के प्रोविजंस आपको एक्सप्लेन करूंगी, इंटरप्रेट करूंगी, इंटरलिंकेजेस है वो मैं आपको समझाऊंगी, और उसके साथ साथ उसके केसेस भी मैं आपको दूंगी। जो भी केस, और केस का नेम और केस का प्रिंसिपल, क्योंकि जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो हमें पूरा केस नहीं पढ़ना होता है फॉर दी प्रीलिम्स, क्योंकि अब प्रीलिम्स आने वाला है, हम टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। अब हमारी प्रिपरेशन प्रीलिम सेंट्रिक होनी चाहिए। तो प्रीलिम्स में आपको सिर्फ केस का नेम लर्न करना है, और उसके साथ साथ उसमें क्या प्रिंसिपल हेल्ड हुआ था वो हमें लर्न करना है। उसी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एडमिशन। अब देखो, प्रोविजन में जाने से पहले एक ओवरव्यू देखते हैं। 3 टर्म्स होती है, एक होता है स्टेटमेंट, एक होता है एडमिशन, और एडमिशन के साथ ही हम पढ़ते हैं अबाउट कन्फेशन। सो एक होता है स्टेटमेंट, एक होता है एडमिशन, और दूसरा होता है कन्फेशन। सो स्टेटमेंट, एडमिशन और कन्फेशन, इन तीनों में एक रिलेशनशिप होता है जिसको बोला जाता है जीनस स्पीशी रिलेशनशिप। सो इन दिस, स्टेटमेंट is the genus, admission is the species, and confession is considered to be the subspecies. confession को हम मानते हैं कि ये सबस्पीशी है। अब कैसे ये रिलेशनशिप है, देखो स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है। स्टेटमेंट मतलब स्टेटिंग एनी फैक्ट। मैं अगर बोल रही हूं माई नेम इज दिस इज अ स्टेटमेंट। कोई भी फैक्ट जब आप स्टेट करते हो उसको बोला जाता है स्टेटमेंट। लेकिन वही स्टेटमेंट जब एडमिशन के फॉर्म में होगा, इट विल बी अ स्पीशी। एंड एडमिशन के फॉर्म का मतलब है व्हेनेवर इन एनी स्टेटमेंट, व्हेन द स्टेटमेंट सजेस्ट्स एन इन्फरेंस एज टू द फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट। जब एक स्टेटमेंट में एक इन्फरेंस सजेस्ट किया जाता है रिगार्डिंग द फैक्ट एंड इशू एंड द रेलेवेंट फैक्ट, तो वो स्टेटमेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडमिशन में। जीनस में स्पीशी पे आ गए। और वही एडमिशन कन्फेशन में कब कन्वर्ट होता है, जब एडमिशन में एक इन्फरेंस तो सजेस्ट किया गया, बट इट इज नॉट एनी रैंडम इन्फरेंस एज टू द फैक्ट एंड इशू, रादर जहां पे एक एडमिशन तो है, but whenever in an admission a person admits the commission of an offense, whenever a person admits his guilt, तो फिर वो admission किस में कन्वर्ट हो जाता है, कन्फेशन में। इसीलिए स्टेटमेंट हुआ जीनस,
एडमिशन उसका स्पीशी, और उसी एडमिशन का जो स्पीशी जिसको हम सब स्पीशी बोलते हैं उसको बोला जाएगा कन्फेशन। नाउ दिस वर्ड एडमिशन ये तो डिफाइन किया गया है बीएसए के सेक्शन 15 में, लेकिन ये जो वर्ड कन्फेशन है ये बीएसए में यूज तो किया गया है बट डिफाइन नहीं किया गया है। अभी आगे देखेंगे जब कन्फेशन पे आएंगे कि कहां डिफाइन किया गया है, बट पहले बात करेंगे एडमिशंस की। सेक्शन 15 पे आएंगे एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 एडमिशन की डेफिनेशन देखेंगे एज टू व्हाट इज एडमिशन। सी सेक्शन 15 में डिफाइन किया है व्हाट इज एडमिशन, एंड एज पर सेक्शन 15 एडमिशन इज अ स्टेटमेंट। एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक। एडमिशन एक स्टेटमेंट है, चाहे ओरल स्टेटमेंट हो, रिटन स्टेटमेंट हो, डॉक्यूमेंट्री ओरल स्टेटमेंट हो, डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट हो, बट एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, इसीलिए स्टेटमेंट इज द जीनस, एडमिशन इज द स्पीशी। और कौन सा स्टेटमेंट? ऐसा स्टेटमेंट विच सजेस्ट एन इन्फरेंस एज टू द फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें एक फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग कोई इन्फरेंस सजेस्ट किया गया है, वो स्टेटमेंट एडमिशन कहलाएगा। एंड द एडमिशन शुड बी मेड बाय एनी पर्सन्स हियर एंड आफ्टर कंटेन्ड, कि वो स्टेटमेंट एडमिशन तभी माना जाएगा जब वो एक ऐसे पर्सन ने किया हो जो सेक्शन 16 ऑनवर्ड्स दिए गए हैं। सेक्शन 16 ऑनवर्ड्स जिन जिन पर्सन्स के बारे में दिया गया है, अगर ऐसा कोई पर्सन कोई भी स्टेटमेंट करता है wherein some suggestion has been made regarding the fact and issue और relevant fact, तो फिर वो स्टेटमेंट कहलाएगा एडमिशन। सो सेक्शन 16 में देखते हैं कौन कौन एडमिशन कर सकता है, किस किस का एडमिशन वैलिड एडमिशन माना जाएगा। सबसे पहले स्टेटमेंट एडमिशन कब होगा? जब वो किसी पार्टी ने किया है, द पार्टी टू द प्रोसीडिंग। प्लेंटिफ का स्टेटमेंट एडमिशन हो सकता है, डिफेंडेंट का स्टेटमेंट एडमिशन हो सकता है। सो द पार्टी टू द प्रोसीडिंग, जब भी कोई पार्टी टू द प्रोसीडिंग कोई स्टेटमेंट करते हैं जिसमें फैक्ट एंड इशू का इन्फरेंस सजेस्ट किया है, रेलेवेंट फैक्ट का इन्फरेंस सजेस्ट किया है, वो स्टेटमेंट एडमिशन कहलाएगा। पार्टी के अलावा और किसका? एजेंट का। एजेंट का मतलब है फॉर एग्जाम्पल द एडवोकेट। एडवोकेट इज एन एजेंट ऑफ द पार्टी, तो या तो पार्टीज ने किया होना चाहिए तभी वो एडमिशन होगा, एजेंट ऑफ द पार्टी तब वो एडमिशन होगा, या फिर हम आगे देखेंगे कुछ और भी पर्सन से क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग इनका भी एडमिशन क्या माना जाता है? रेलेवेंट अंडर द बीएसए। तो सबसे पहले तो या तो पार्टी ने किया हो या फिर पार्टी के एजेंट ने किया हो, देन दैट स्टेटमेंट वुड बी रेलेवेंट एज एडमिशन। इसके बाद और किसका होगा? फर्स्ट क्या दिया गया क्लॉज 2 में? कोई भी स्टेटमेंट अगर किसी ऐसी पार्टी ने किया है, the party who is suing or is sued in a representative character are not admissions unless they are made while the party held that character। मतलब अगर पार्टी और एजेंट के अलावा किसी और के एडमिशन को यहां पे रेलेवेंट करने की बात की जाए तो रिप्रेजेंटेटिव, जिस सूट में अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होल्ड कर रहा है उसका एडमिशन भी रेलेवेंट होगा, अगर वो एडमिशन उस पर्सन ने तब किया था जब वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होल्ड कर रहा था। अब देखो रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? वही रिप्रेजेंटेटिव सूट जिसके बारे में आप ऑर्डर 1 रूल 8 ऑफ सीपीसी में पढ़ते हो। जब आप ऑर्डर 1 रूल 8 ऑफ सीपीसी पढ़ते हो तो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव सूट्स की बात की गई है। रिप्रेजेंटेटिव सूट का मतलब है जब बहुत सारे लोगों का सेम इंटरेस्ट होता है। अब हर कोई अपना अपना सूट करे तो उससे मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग होगी, इसीलिए ऑर्डर 1 रूल 8 में बोला गया है सब लोगों के बिहाफ पे जब एक रिप्रेजेंटेटिव उनके इंटरेस्ट के लिए सूट इंस्टीट्यूट करता है उस सूट को बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव सूट।
तो उस रिप्रेजेंटेटिव का भी एडमिशन बीएसए में रेलेवेंट होगा। देन नेक्स्ट, कोई भी पर्सन, अच्छा वन मोर थिंग, देखो पार्टी, एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव, ये तीन लोग ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली सूट में इन्वॉल्व्ड है। इसीलिए जब ये अपने एडमिशंस देते हैं, इनको बोला जाता है, जब ये लोग अपने एडमिशंस देते हैं तो इनको बोला जाता है प्रिविटी। द रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ एडमिशन। प्रिविटी का मतलब है जब या तो पार्टी ने खुद एडमिशन दिया है, या एजेंट ने दिया है, या फिर रिप्रेजेंटेटिव ने दिया है, उनको बोला जाएगा प्रिविटी। उनको प्रिविटी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो सूट में पर्सनली इन्वॉल्व्ड है, तो अगर वो एडमिशन देंगे दैट इज रूल ऑफ प्रिविटी। बट हमारे पास प्रिविटी के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जिनको एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ प्रिविटी बोला जाता है। एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ प्रिविटी इनको बोला जाता है क्योंकि ये अब जो लोग हम पढ़ रहे हैं वो पार्टी नहीं है डायरेक्टली, ना वो एजेंट है डायरेक्टली सूट के अंदर, दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सूट, बट स्टिल उनके एडमिशंस रेलेवेंट है। तो अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो एक्सेप्शंस टू प्रिविटी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे सबसे पहले कोई भी ऐसा पर्सन जिसका कोई ना कोई प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट, पेक्यूनरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग है। तो अगर किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई सूट है बिटवीन द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट, तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट पार्टीज है, उनका तो एडमिशन रेलेवेंट होगा ही। साथ ही साथ वो सूट जिस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हो रहा है, उस प्रॉपर्टी पे भी अगर किसी पर्सन का कोई प्रोप्राइटरी या पेक्यूनरी इंटरेस्ट है, तो उस पर्सन का भी, इवन दो वो पर्सन पार्टी नहीं है, उसका तो सिर्फ प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, लेकिन क्योंकि उस पर्सन का प्रोप्राइटरी और पेक्यूनरी इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में है जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है, तो उस पर्सन का भी एडमिशन बीएसए में रेलेवेंट होगा, एक्सेप्शन टू द प्रिविटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एक्स पर्सन के बीच में और एक लैंडलॉर्ड के बीच में कोई सूट चल रहा है, देयर इज अ सूट इन विच वन पर्सन इज पर्सन एक्स and the other person is the landlord in a particular property, तो उस पर्सन का जो लैंडलॉर्ड के साथ सूट चल रहा है, उस सूट में उसी प्रॉपर्टी का सूट है जो प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड की अभी किसके पास है? टेनेंट के पास है। तो टेनेंट का उस प्रॉपर्टी में प्रोप्राइटरी पजेसरी इंटरेस्ट है, पोजेशन का। तो टेनेंट इवन दो पार्टी नहीं है, बट क्योंकि उसका प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, तो टेनेंट का एडमिशन रेलेवेंट होगा। सिमिलरली अगर बात की जाए इसी के क्लॉज बी की, तो कोई भी पर्सन फ्रॉम हुम द पार्टीज टू द सूट हैव डिराइव्ड देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, मतलब पार्टीज का तो एडमिशन रेलेवेंट होगा। इसके अलावा कोई भी पर्सन, जिन पर्सन से पार्टीज ने अपने अपने टाइटल्स, अपने अपने इंटरेस्ट डिराइव किए हैं, उस थर्ड पर्सन का भी एडमिशन रेलेवेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सूट की अगर बात करें, तो फॉर एग्जाम्पल अगर सूट एक्स और वाई के बीच में, और ये सूट एक प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है। अब यहां पे अगर एक्स ने बोला कि ये प्रॉपर्टी मुझे किससे मिली है? मुझे मिली है बाय वे ऑफ सक्सेशन। फॉर एग्जाम्पल वो सक्सेशन की वजह से बोल रहा है कि सक्सेशन की वजह से इस प्रॉपर्टी का ओनर मैं हूं। किसका सक्सेशन? उसके फादर का सक्सेशन। लेकिन वाई बोल रहा है कि इसी प्रॉपर्टी पे उसका भी राइट है, उसकी ओनरशिप है। क्यों? क्योंकि वाई बोल रहा है कि फादर ने इसको प्रॉपर्टी सेल की थी। तो एक्स भी एफ से इंटरेस्ट डिराइव कर रहा है और वाई भी एफ से इंटरेस्ट डिराइव कर रहा है। ये बोल रहा है इसके सक्सेशन की वजह से इसको देनी चाहिए, ये बोल रहा है इसकी सेल की वजह से इसको देनी चाहिए। तो इससे दोनों पार्टीज अपना अपना इंटरेस्ट डिराइव कर रही है, तो इसका भी एडमिशन क्या होगा? रेलेवेंट। दैट इज गिवन। ऑलराइट, सो ये हमने कुछ लोग पहले तो सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग देखे, पार्टीज, एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव। अगर पार्टी, एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव का एडमिशन है तो वो प्रिविटी में आएगा। इसके अलावा एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ प्रिविटी भी है। कोई भी पर्सन जो पार्टी नहीं है बट उसका कोई इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में,
उसका भी एडमिशन रेलेवेंट है। कोई भी पर्सन जो पार्टी नहीं है बट उससे पार्टीज ने अपना अपना इंटरेस्ट डिराइव किया है, उसका भी एडमिशन क्या होगा, रेलेवेंट। इसके अलावा एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ प्रिविटी में देखो और भी लोग हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सेक्शन 17। सेक्शन 17 में अब एक और पर्सन की बात की गई है जिसका एडमिशन रेलेवेंट होगा अंडर बीएसए। क्या बोला गया देखो यहां पे, स्टेटमेंट्स मेड बाय द पर्संस whose position or liability it is necessary to prove as against the party to the suit are admissions if such statement would be relevant as against such persons in relation to such position or liability in a suit brought by or against them and if they are made while the person making them occupies such position or subject to such liability। अब देखो इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है बट बहुत इजी तरीके से हम इसको समझेंगे। और इसको समझने के लिए पहले तो मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगी, उसके बाद मैं इसके इलस्ट्रेशन के थ्रू ये आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको बेटर समझ आएगा। अब देखो लिटरली अगर देखें तो सेक्शन 17 में क्या बोला गया है, सेक्शन 17 में बोला गया है कि एक ऐसे पर्सन का एडमिशन भी रेलेवेंट होगा जो इवन दो डायरेक्टली पार्टी टू दी सूट नहीं है, एजेंट भी नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, बट वो कोई ऐसा पर्सन है जो एक ऐसी पोजीशन होल्ड कर रहा है या फिर जो एक ऐसी लाइबिलिटी होल्ड कर रहा है कि उसकी पोजीशन और उसकी लाइबिलिटी को अगर हमने प्रूव कर दिया दैट वुड बी रेलेवेंट फॉर द सूट बिटवीन द पार्टीज। कि दो पार्टीज के बीच में जो सूट है उस दोनों का जो सूट है वो एक थर्ड पर्सन की पोजीशन पे बेस्ड है, वो एक थर्ड पर्सन की लाइबिलिटी पे बेस्ड है। अब अगर आपने उस थर्ड पर्सन की पोजीशन को प्रूव कर दिया, अगर आपने उस थर्ड पर्सन की लाइबिलिटी को प्रूव कर दिया तो दोनों पार्टीज के बीच में जो सूट है वो उसके लिए रेलेवेंट होगा। तो ऐसे केसेस में वो जो थर्ड पर्सन है उसने अगर कोई एडमिशन किया है अपनी पोजीशन के रिगार्डिंग, अपनी लाइबिलिटी के रिगार्डिंग, दैट एडमिशन इज ऑल्सो रेलेवेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या बोला गया इलस्ट्रेशन में, ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर बी। ए ने बोला कि वो बी के लिए रेंट कलेक्ट करेगा, दैट मींस ए इज द एजेंट, बी इज द प्रिंसिपल। तो बी ने ए को अपना एजेंट अपॉइंट किया कि आपसे जितने मेरे रेंट्स होंगे वो तुम कलेक्ट करके लेके आओगे मेरे लिए, प्रिंसिपल और एजेंट। लेकिन इसके बाद प्रिंसिपल ने एजेंट को स्यू किया, क्यों? फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी। प्रिंसिपल ने एजेंट को स्यू कर दिया बाद में कि इस एजेंट को मैंने अपॉइंट किया था रेंट कलेक्ट करने के लिए, इसने मेरे एक डेटर से सी से रेंट कलेक्ट नहीं किया। इस बात के लिए ए को बी ने स्यू कर दिया। अब इस सूट में ए ने क्या बोला, एजेंट ने क्या बोला कि सी से मैं रेंट तो तब कलेक्ट करता जब सी का आपके टूवर्ड्स कोई रेंट होता। सी एक टेनेंट है, उसने बोला तुमने सी से रेंट नहीं कलेक्ट किया, तो इसमें एजेंट ने बोला सी से तो मैं तब रेंट कलेक्ट करता अगर सी का आपके टूवर्ड्स कोई रेंट ड्यू होता। तो एजेंट ने बोला कि सी का आपके टूवर्ड्स कोई रेंट ड्यू नहीं है, बट प्रिंसिपल कह रहा है कि नहीं सी से तुम्हें रेंट कलेक्ट करना था, वो कह रहा है रेंट ड्यू ही नहीं है तो मैं क्या कलेक्ट करता। अब यहां अगर आप देखोगे प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो डिस्प्यूट है वो सी की लाइबिलिटी के रिगार्डिंग है कि क्या सी का कोई डेट प्रिंसिपल के टुवर्ड्स ड्यू था या नहीं था। सो सी इज अ पर्सन जिसकी लाइबिलिटी के बेसिस पे ए और बी के बीच का सूट डिसाइड किया जाएगा। तो सी अगर कोई भी एडमिशन देता है दैट यस आई ओ 1000 रुपीज टू बी या फिर नो आई डू नॉट ओ एनी रेंट टू बी, उसका एडमिशन भी सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि पार्टीज के बीच का सूट सी की लाइबिलिटी पे डिपेंड करता है, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 17। क्लियर है ये? सो एक्सेप्शन टू दी प्रिविटी में हमें पता लगा पहले तो जिनका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, दूसरा पार्टीज ने जिनसे अपना इंटरेस्ट डिराइव किया है, और तीसरा सेक्शन 17 वाला भी जो थर्ड पर्सन है वो भी एक्सेप्शन टू दी प्रिविटी में आएगा, उनका भी एडमिशन बीएसए के अकॉर्डिंग
रेलेवेंट होगा। एंड लास्ट पर्सन जिसका एडमिशन बीएसए के अकॉर्डिंग रेलेवेंट है, वो आखिरी पर्सन कौन होगा? वो आखिरी पर्सन है सेक्शन 18 वाले पर्सन्स, मतलब वो पर्सन जिनको पार्टीज ने एक्सप्रेसली रेफर किया है। फॉर एग्जाम्पल, देखो पहले तो इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है? स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन्स टू whom a party to the suit has expressly referred for the information in reference to the matter and dispute are admission। अगर पार्टीज ने किसी पर्सन को एक्सप्रेसली रेफर किया है, अगर मेरे और एक पर्सन के बीच में सूट है कि मैंने उसको फेक स्टोन दिया है, मैं बोल रही हूं नहीं नहीं स्टोन जेन्युइन है, वो कह रहा है नहीं नहीं स्टोन फेक है, मैंने बोला गो एंड आस्क सी, ही नोज ऑल अबाउट द स्टोन, कि तुम जाके सी से पूछो, सी को उस स्टोन के बारे में पता है जिस स्टोन के लिए हमारे बीच में सूट है। अब मैं एक पार्टी हूं, मैंने एक थर्ड पर्सन को एक्सप्रेसली रेफर किया है कि जाके उससे पूछो, तो जिसको एक्सप्रेसली रेफर किया है उस थर्ड पर्सन का भी एडमिशन बीएसए में वैलिड होगा। दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 18। सो सेक्शन 15 से लेके 18 तक हमने देखा फर्स्ट एडमिशन क्या होता है, सेकंड किस किस का एडमिशन वैलिड होगा अंडर बीएसए, जिसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, प्रिविटी, एक्सेप्शन टू द प्रिविटी। कुछ लोग जो डायरेक्टली सूट में पार्टी है या इन्वॉल्व है वो प्रिविटी में आएंगे, कुछ लोग जो डायरेक्टली पार्टी या इन्वॉल्व नहीं है थर्ड पर्सन से बट स्टिल एक्सेप्शन टू प्रिविटी के अकॉर्डिंग उनका भी स्टेटमेंट एडमिशन के फॉर्म में रेलेवेंट होगा। दैट इज गिवन अंडर सेक्शन फ्रॉम सेक्शन 15 to 18। अब इसके बाद सेक्शन 19 भी एडमिशंस के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे बताया गया है कि एडमिशंस किन किन सिचुएशंस में एडमिसिबल होंगे, रेलेवेंट होंगे। सो जनरल रूल अगर आप सेक्शन 19 का देखोगे, क्या बोला गया है यहां पे? प्रूफ ऑफ एडमिशंस, कि अगर आपको एडमिशंस को प्रूफ करना है तो वो किसी पर्सन के अगेंस्ट, जिसने एडमिशन किया है उसके अगेंस्ट तो यूज किया जा सकता है, लेकिन उसके फॉर में, फेवर में यूज नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स अगर एडमिशंस की एडमिसिबिलिटी की बात की जाए तो सेल्फ हार्मिंग एडमिशंस आर एडमिसिबल बट सेल्फ सर्विंग एडमिशंस आर नॉट एडमिसिबल। दैट मीन्स एडमिशन जिसने किया है उनके अगेंस्ट तो यूज किया जा सकता है एज अ प्रूफ, बट जिसने एडमिशन किया है वो एडमिशन उसके फेवर में जनरली यूज नहीं किया जा सकता। सेल्फ हार्मिंग अलाउड, सेल्फ सर्विंग नॉट अलाउड, जनरल रूल। लेकिन इसी जनरल रूल के 3 एक्सेप्शंस सेक्शन 19 में दिए गए हैं, जिसका मतलब है 3 ऐसी सिचुएशंस जहां पे सेल्फ सर्विंग एडमिशंस आर अलाउड। तो पहले तो जनरल रूल पढ़ते हैं, एडमिशंस आर रेलेवेंट, एडमिशंस रेलेवेंट होंगे एंड मे बी प्रूव्ड, रेलेवेंट भी होंगे, एडमिसिबल भी होंगे, प्रूव किए जा सकते हैं as against the person who makes them or his representative। मतलब सेल्फ हार्मिंग तरीके से तो प्रूव किए जा सकते हैं, बट they cannot be proved by or on behalf of the person who makes them। मतलब सेल्फ सर्विंग तरीके से अपने बिहाफ पे, अपने फेवर में यूज नहीं किए जा सकते, अगेंस्ट यूज किए जा सकते। सेल्फ हार्मिंग अलाउड, सेल्फ सर्विंग नॉट अलाउड। बट these are the 3 exceptions। in exceptional cases में even self serving admissions can be allowed। first क्या दिया गया है? an admission may be proved by or on behalf of the person making it when it is of such a nature that if such person making it was dead it would be relevant as between them and third person under section 26। मतलब अगर एडमिशन इस तरीके का है कि जिसने एडमिशन किया है अगर वो पर्सन एक डेड पर्सन होता तो उसका स्टेटमेंट सेक्शन 26 के फॉर्म में रेलेवेंट होता। फॉर एग्जाम्पल डाइंग डिक्लेरेशन की बात की जा रही है कि एक पर्सन ने एडमिशन तो किया है बट वो एडमिशन उसके कॉज ऑफ डेथ के रिगार्डिंग है। मतलब वो एक ऐसा स्टेटमेंट है कि अगर वो पर्सन डेड होता
तो वो स्टेटमेंट उसकी डाइंग डिक्लेरेशन के फॉर्म में रेलेवेंट होता तो फिर उसको एज अ सेल्फ सर्विंग एडमिशन भी यूज किया जा सकता है। फर्स्ट। सेकेंड एक्सेप्शन इज कि एडमिशन को सेल्फ सर्विंग तरीके से प्रूव किया जा सकता है अगर वो एडमिशन when that admission consists of a statement regarding existence of state of mind or state of body relevant or in issue made at or about the time when such mind or body existed and is accompanied by the conduct rendering its falsehood improbable। मतलब अगर कोई स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें किसी पर्सन के स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बोला गया है, किसी पर्सन के स्टेट ऑफ बॉडी के बारे में बोला गया है, और सिर्फ स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट के साथ साथ इट इज अकंपनीड, स्टेटमेंट के साथ साथ एक ऐसा कंडक्ट किया गया है, उस कंडक्ट के फॉर्म में उस स्टेटमेंट को ऑथेंटिकेट कर दिया गया। मतलब स्टेटमेंट के साथ साथ एक ऐसा कंडक्ट किया गया है जिस कंडक्ट से उस स्टेटमेंट के फॉल्सहुड को इम्प्रॉबेबल कर दिया है कि स्टेटमेंट तो किया है रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ माइंड, मेंस रिया, स्टेट ऑफ बॉडी, और स्टेटमेंट के साथ साथ एक कंडक्ट भी था, एक ऐसा कंडक्ट जिसने श्योर कर दिया है कि वो जो स्टेटमेंट है जिसके साथ वो कंडक्ट किया गया है, दैट स्टेटमेंट इज 100% ट्रू। देन इन दैट सिचुएशन उस स्टेटमेंट को इवन एज सेल्फ सर्विंग एडमिशन भी यूज किया जा सकता है। दैट इज गिवन हियर। एंड लास्ट पॉइंट इज एन एडमिशन may be proved by or on behalf of the person making it if it is relevant otherwise than as admission। मतलब एक एडमिशन को सेल्फ सर्विंग फॉर्म में आप यूज कर सकते हो अगर वो किसी और प्रोविजन में, मोटिव के फॉर्म में, प्रिपरेशन के फॉर्म में, रेस जेस्टे के फॉर्म में अगर रेलेवेंट है, कहीं और भी अगर रेलेवेंट है, किसी भी और रेलेवेंट फैक्ट के फॉर्म में, मोटिव, प्रिपरेशन, कॉज, इफेक्ट, ओकेजन, अपॉर्चुनिटी, तो फिर उसको एज सेल्फ सर्विंग एडमिशन भी यूज किया जा सकता है। दैट इज द रूल ऑफ सेक्शन 19। क्या बोला गया है? जनरल रूल इज सेल्फ हार्मिंग होने चाहिए, सेल्फ सर्विंग नहीं होने चाहिए। अगेंस्ट यूज किए जाएंगे उस पर्सन के जिसने एडमिशन किया है, फॉर में नहीं यूज किए जाएंगे। बट इसके 3 एक्सेप्शंस हैं। अगर तो स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन के फॉर्म में है, सेल्फ सर्विंग यूज हो सकता है। अगर वो स्टेटमेंट स्टेट ऑफ माइंड, मेंस रिया, स्टेट ऑफ बॉडी के बारे में बता रहा है, सेल्फ सर्विंग के फॉर्म में यूज हो सकता है। अगर वो स्टेटमेंट रेलेवेंसी चैप्टर में किसी और फॉर्म में भी रेलेवेंट है, मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट एटसेट्रा, तो भी सेल्फ सर्विंग एडमिशन के फॉर्म में उसको यूज किया जा सकता है। दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 19। तो 15 से 19 तक हमने एडमिशंस के बारे में देखा। इसके अलावा अगर आप देखोगे, देयर इज वन मोर प्रोविजन which talks about admission and that is section 25, जहां पे एक डिक्लेरेशन दिया गया है कि ये जो एडमिशंस अभी हमने पढ़े, ये एडमिशंस these are not conclusive proofs, rather they may stop। मतलब अगर एक पर्सन ने कोई एडमिशन किया है तो एक एडमिशन एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? एडमिशन once made can be rebutted। एडमिशन अगर किसी ने किया है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, मतलब एडमिशंस को रिबट किया जा सकता है, रिबटेबल है। क्योंकि अगर कंक्लूसिव प्रूफ होते तो कंक्लूसिव प्रूफ क्या होते हैं? इररिबटेबल। बट एडमिशंस के लिए बोला है दे आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, मतलब उनको रिबट किया जा सकता है, उनको डिस्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन दे मे ऑपरेट एज एस्टॉपल। एडमिशन एस्टॉपल के फॉर्म में अप्लाई हो सकते हैं। दैट मीन्स अगर मैंने कोई एडमिशन किया, मेरी सामने वाली पार्टी ने मेरे एडमिशन पे रिलाई करके अपनी पोजीशन को अगर ऑलरेडी ऑल्टर कर दिया है, अब मैं अपने एडमिशन से रिफ्यूज, डिनाई नहीं कर सकती। तो ऐसे केसेस में एडमिशन एस्टॉपल अप्लाई कर सकते हैं, बट जनरली दे आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। दैट मीन्स वंस मेड कैन बी रिबटेड, कैन बी डिस्प्रूव्ड। दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 25। तो हमने देखा सेक्शन 15, 16, 17, 18, 25, जहां पे एडमिशंस की बात की गई है। अब इसी एडमिशन से अगर हम कन्फेशन पे आए
अब अगर मैं कन्फेशन की बात करूं तो कन्फेशन और एडमिशन हमने दोनों में डिफरेंस देखा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में एक जीनस स्पीशी रिलेशनशिप है। मतलब अगर आपने फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग कोई भी इन्फ्रेंस सजेस्ट किया है वो एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर वो इन्फ्रेंस कन्फेशन ऑफ गिल्ट है, अगर वो इन्फ्रेंस एडमिशन ऑफ गिल्ट है, तो वो एडमिशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कन्फेशन में। अब अगर वर्ड कन्फेशन की बात करें तो इट इज नॉट डिफाइंड अंडर बीएसए। जैसे एडमिशन को तो सेक्शन 15 ने डिफाइन किया, बट अगर कन्फेशन की बात की जाए, कन्फेशन को किसी ने डिफाइन नहीं किया है बीएसए में। लेकिन इन द केस ऑफ पकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर एज वेल एज पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इन दोनों केसेस में ये वर्ड कन्फेशन वाज डिफाइंड और इन दोनों केसेस में कन्फेशन की सिमिलर डेफिनेशन दी गई थी। और क्या हेल्ड किया गया था, कन्फेशन मींस एडमिशन ऑफ द गिल्ट एज टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। जब भी कोई पर्सन, व्हेन अ पर्सन एडमिट्स हिज गिल्ट एज टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, उसको बोला जाता है कन्फेशन। तो कन्फेशन का मतलब है एडमिशन ऑफ गिल्ट एज टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, है तो वो एडमिशन ही, इसीलिए इट इज द स्पीशी ऑफ एडमिशन। सो इट इज द एडमिशन ऑफ द गिल्ट एज टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, तो उसको बोला जाता है कन्फेशन। और यही वर्ड कन्फेशन इन दो केसेस में डिफाइन किया गया था, इसको आप लिख सकते हो। इसके अलावा अगर कन्फेशन की बात की जाए तो कन्फेशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है जुडिशियल कन्फेशन और एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक होता है जुडिशियल कन्फेशन और एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन मतलब फॉर एग्जाम्पल वो कन्फेशन जो आप पढ़ते हो बीएनएसएस में, बीएनएसएस में जो कन्फेशन मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करते हैं ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, जो आप पढ़ते हो सेक्शन 183 ऑफ बीएनएसएस के अंदर। अब वो कन्फेशन मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया है तो उस कन्फेशन को बोला जाता है जुडिशियल कन्फेशन। लेकिन अगर कोई भी कन्फेशन किसी भी और पर्सन को दिया गया है अदर देन दी मैजिस्ट्रेट और एनी अदर पर्सन होल्डिंग अ जुडिशियल अथॉरिटी, उनके अलावा किसी भी और पर्सन को अगर कन्फेशन दिया गया है उस कन्फेशन को बोला जाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। अब रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है दोनों ही टाइप्स ऑफ कन्फेशन है तो ये भी बीएसए के अंदर एडमिसिबल होता है और ये भी बीएसए के अकॉर्डिंग एडमिसिबल होता है। फर्क सिर्फ इतना है, जब हम जुडिशियल कन्फेशन की बात करते हैं तो जुडिशियल कन्फेशन की जेन्युइननेस आपको प्रूव नहीं करनी पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली बीएसए के सेक्शन 79 के अंडर प्रिज्यूम हो जाती है। जब हम प्रिजम्पशंस पढ़ते हैं तो सेक्शन 79 में ये जेन्युइननेस ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम हो जाती है, दैट इज रिगार्डिंग जुडिशियल कन्फेशन। But no such presumption has been given regarding the extrajudicial confession। इसीलिए relevant तो ये भी है, लेकिन इसके लिए कोई presumption नहीं दिया गया है, इसके लिए कोई presumption नहीं दिया गया है। That means आपको इसको prove करना पड़ेगा, आपको इसको prove करना पड़ेगा। एंड क्योंकि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल है तो इट ऑल्सो रिक्वायर्स ड्यू कोरोबरेशन।
लेकिन एक बार आपने इसको कोरोबोरेट करके प्रूव कर दिया तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज ऑल्सो इक्वल टू जुडिशियल कन्फेशन। केसेस मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के केसेस क्या क्या है। एट द एंड में आपके साथ केसेस डिस्कस करूंगी जब हम टॉपिक को एंड करेंगे, बट अभी हम पहले सिर्फ प्रिंसिपल्स पे ध्यान देंगे। तो कन्फेशन क्या होता है? कन्फेशन दो तरीके का होता है, जुडिशियल कन्फेशन एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ये तो हुई कन्फेशन के मीनिंग और टाइप्स की बात। इसके अलावा अगर आप प्रोविजंस में जाओगे तो जैसे मैंने आपको बताया कन्फेशन की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, बट कौन सा कन्फेशन एडमिसिबल होगा और कौन सा कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होगा, ये बात की गई है किसमें? सेक्शन 23। ऑल राइट, सेक्शन 23 की अगर हम बात करें, नहीं पहले हम सेक्शन 22 से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हम कन्फेशन की रेलेवेंसी की भी बात करेंगे। ऑल राइट, अब देखो अगर आप सेक्शन 22 की बात करोगे तो यहां पे एक पर्टिकुलर टाइप के कन्फेशन को इररेलेवेंट, नॉट रेलेवेंट डिक्लेयर किया गया। कौन सा कन्फेशन? एक ऐसा कन्फेशन विच इज कॉज्ड बाय, गिवन नहीं, कॉज्ड वर्ड यूज हुआ है, दैट मीन्स कोई पर्सन कन्फेशन उसने दिया नहीं है, कन्फेशन वाज कॉज्ड बाय। सो इफ द कन्फेशन इज कॉज्ड, उसको कंपेल करके कन्फेशन दिलवाया गया है। किससे दिलवाया गया है? ईदर बाय द इंड्यूसमेंट और अंडर थ्रेट और अंडर कोअर्जन और अंडर एनी अदर फॉल्स प्रॉमिस। उसको कोर्स करके, थ्रेटन करके, फॉल्स प्रॉमिसेस करके अगर उससे कन्फेशन करवाया गया है, वो कन्फेशन सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग दैट कन्फेशन इज इररेलेवेंट। इररेलेवेंट का मतलब है इट इज नॉट रेलेवेंट अंडर बीएसए। अब देखो ये क्यों रेलेवेंट नहीं है, क्यों इसको यहां पे इररेलेवेंट डिक्लेयर किया गया है? द रीजन इज, कन्फेशन क्या है? कन्फेशन इज एडमिशन ऑफ गिल्ट। और हमने आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ा है? सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बिकम अ विटनेस अगेंस्ट हिम हिज ओन सेल्फ। मतलब आप किसी भी पर्सन से जबरदस्ती कंपेल करके उसके खुद के अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए उसको कंपेल नहीं किया जा सकता। किसी भी पर्सन को आप अपने खुद के अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए कंपेल नहीं कर सकते। कन्फेशन क्या है? अगर मैंने अपनी कोई गिल्ट कन्फेस की है तो वो तो मेरे खुद के अगेंस्ट ही यूज किया जाएगा ना, इट इज एन एविडेंस अगेंस्ट माई सेल्फ। तो वो कन्फेशन अगर थ्रेट के अंडर दिया गया है, वो कन्फेशन अगर कोअर्जन के अंडर दिया गया है, मतलब इफ द कन्फेशन इज इनवॉलंटरी, नॉट वॉलंटरी, गिवन अंडर इंड्यूसमेंट, गिवन अंडर फेक प्रोमिसेस, in a threat etc, then it is violative of article 20 clause 3। क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में बोला है सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी को भी कंपेल नहीं किया जा सकता टू इंक्रिमिनेट हिमसेल्फ। तो अगर कोई कन्फेशन थ्रेट से दिलवाया गया है, अगर कोई कन्फेशन इंड्यूसमेंट से दिलवाया गया है, इट इज इररेलेवेंट बिकॉज इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यही चीज अगर आप देखोगे सेक्शन 22 में बोली गई है, अ कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज्ड, कोई भी पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। ऑल राइट, कोई भी पर्सन जो एक ऑफेंस में अक्यूज्ड है, कन्फेशन बाय एन अक्यूज्ड इज इररेलेवेंट, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इररेलेवेंट होगा इफ द मेकिंग ऑफ द कन्फेशन अपीयर्स टू द कोर्ट, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये कन्फेशन वाज कॉज्ड टू बी गिवन अंडर थ्रेट, इंड्यूसमेंट, कोअर्जन, प्रॉमिस, और ये थ्रेट, ये कोअर्जन, ये प्रॉमिस, ये इंड्यूसमेंट उसके ऊपर किसने किया है? ये किसी ऐसे पर्सन ने किया है हु इज होल्डिंग अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। द थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस प्रोसीड्स फ्रॉम अ पर्सन होल्डिंग अथॉरिटी। कोई पर्सन जो अथॉरिटी होल्ड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल पुलिस ऑफिसर, कोर्ट को अगर लग रहा है पुलिस ऑफिसर ने डरा के धमका के कन्फेशन लिया है, इररेलेवेंट। फॉर एग्जाम्पल मैजिस्ट्रेट, कोर्ट को अगर लग रहा है किसी और मैजिस्ट्रेट ने डरा के धमका के उससे कन्फेशन एक्सट्रैक्ट किया है, इररेलेवेंट। तो सेक्शन 22 में बोला गया है किसी भी पर्सन का कन्फेशन, अक्यूज्ड का कन्फेशन इररेलेवेंट होगा अगर कोर्ट को लगता है
कि ये कन्फेशन अंडर इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस दिया गया है एंड वो इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस एक ऐसे पर्सन ने अक्यूज पे किया था जो उस केस के अंदर पर्सन इन अथॉरिटी है. द पर्सन हु इज होल्डिंग अ पर्सन इन अथॉरिटी, एंड अथॉरिटी का मतलब क्या है? अथॉरिटी का मतलब है वो पर्सन एक ऐसी पोजीशन होल्ड कर रहा है अक्यूज के रिगार्डिंग जिसकी वजह से अक्यूज्ड को एक रीजनेबल बिलीफ हो जाए दैट बाय मेकिंग सच कन्फेशन ही वुड गेन एन एडवांटेज या फिर ही वुड अवॉइड एनी इवल ऑफ टेम्परल नेचर. टेम्परल नेचर का मतलब है मटीरियल नेचर. मतलब अगर पुलिस ऑफिसर ने अक्यूज को एक फॉल्स प्रॉमिस किया कि भाई अगर तुम कन्फेस कर दोगे तो तुम्हारे अगेंस्ट चार्जेस रिमूव कर दिए जाएंगे, तो यहां पे अक्यूज्ड के माइंड में एक रीजनेबल सपोजिशन, रीजनेबल बिलीफ क्रिएट हुआ कि ये जो पुलिस ऑफिसर मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं, दिस पुलिस ऑफिसर इज होल्डिंग एन अथॉरिटी, और इन पुलिस ऑफिसर की अथॉरिटी इतनी सफिशिएंट है कि अक्यूज के माइंड में एक बिलीफ क्रिएट हो गया कि इनके प्रॉमिस के अकॉर्डिंग अगर वो कन्फेशन कर देता है द अक्यूज्ड विल अवॉइड एन इविल. इविल का मतलब है ही विल अवॉइड द पनिशमेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑफेंस, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अगर तुम कन्फेस कर देते हो तो तुम्हारे चार्जेस को रिमूव कर देंगे. तो अक्यूज वो पुलिस ऑफिसर इतनी सफिशिएंट पोजीशन होल्ड कर रहे हैं कि जिसकी वजह से अक्यूज के माइंड में एक बिलीफ क्रिएट हो गया कन्फेशन करते टाइम कि अगर मैंने ये कन्फेशन किया तो मुझे कोई एडवांटेज हो सकता है, अगर मैंने ये कन्फेशन किया तो मेरा कोई ना कोई पनिशमेंट अवॉइड हो सकती है, हट सकती है. और इसी बिलीफ के साथ अगर किसी अक्यूज ने कोई कन्फेशन किया है सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग दैट कन्फेशन इज इररिलेवेंट. लेकिन अगर कोई कन्फेशन किया गया था जब ऑलरेडी इंड्यूसमेंट थ्रेट कोअर्जन प्रॉमिस हैज बीन फुल्ली रिमूव्ड, तो वो कन्फेशन क्या हो जाएगा? रेलेवेंट. इंड्यूसमेंट था, प्रॉमिस था, कोअर्जन था, बट इनके रिमूव होने के बाद अगर कन्फेशन किया गया है तो वो कन्फेशन इररिलेवेंट नहीं होगा, देन द कन्फेशन वुड बी रेलेवेंट. इसके अलावा एक और बात रेलेवेंसी की गई है. इफ अ कन्फेशन इज otherwise relevant, it does not become irrelevant merely because it was made under a promise of secrecy or in consequence of deception or the accused or on the accused or when the accused was drunk or because it was made in answer to the question which he need not have answered, whatever may have been form of questions, or because he was not warned that he is not bound to make such कन्फेशन. मतलब यहां पे प्रोवाइजो में बोला गया है कोई भी कन्फेशन जो अदरवाइज रेलेवेंट है वो सिर्फ इस रीजन से इररिलेवेंट नहीं होगा कि जब ये कन्फेशन दिया जा रहा था तो अक्यूज ड्रंक था, जब ये कन्फेशन दिया जा रहा था तो अक्यूज के ऊपर एक प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी उसको किया गया कि बता दो हम इसको सीक्रेट रखेंगे, जब ये कन्फेशन किया जा रहा था तब अक्यूज पे कोई ना कोई डिसेप्शन प्रैक्टिस किया गया. जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, just because of deception, just because of the drunkenness of the accused, ये जो confession है ये irrelevant नहीं हो जाएगा अगर otherwise confession relevant है. तो अगर confession वैसे ही relevant नहीं है क्योंकि किसी person and authority ने वो false promise किया है तो फिर तो वो irrelevant ही रहेगा. लेकिन अगर कोई confession otherwise तो relevant है, but just because वो relevant confession promise of secrecy, deception, drunkenness में किया गया है, सिर्फ इन रीजंस की वजह से वो इररिलेवेंट नहीं होगा, इट विल रिमेन रेलेवेंट. तो सेक्शन 22 में तो हमने बात की रेलेवेंसी ऑफ अ कन्फेशन की कि कब कोई कन्फेशन रेलेवेंट होगा और कब रेलेवेंट नहीं होगा. उसी के साथ साथ अब अगर हम बात करें रेलेवेंसी के साथ साथ कन्फेशन की एडमिसिबिलिटी की, तो यह भी देखना जरूरी है कि कन्फेशन कब एडमिसिबल होगा और कब एडमिसिबल नहीं होगा. सो क्या बोला गया है? कोई भी कन्फेशन विच इज मेड टू अ पुलिस ऑफिसर इज इनएडमिसिबल. सो नो कन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन अक्यूज्ड. अगर एक पर्सन ने एक पुलिस ऑफिसर को कोई कन्फेशन किया है, दैट कन्फेशन इज इनएडमिसिबल. सिमिलरली अगर कोई कन्फेशन किया तो किसी और पर्सन को किया है,
डायरेक्टली पुलिस ऑफिसर को नहीं किया है, बट जब उस पर्सन ने, अक्यूज्ड ने कन्फेशन किया, तब ही वॉज इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर, तब वो पुलिस कस्टडी में था, जुडिशियल कस्टडी में नहीं, पुलिस कस्टडी में। तो या तो कन्फेशन डायरेक्टली पुलिस ऑफिसर को किया गया है, इनएडमिसिबल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 क्लॉज 1, या फिर कन्फेशन डायरेक्टली पुलिस ऑफिसर को नहीं किया गया, किया तो किसी और पर्सन को किया है, लेकिन जब अक्यूज ने वो कन्फेशन किया तब वो अक्यूज पुलिस कस्टडी में था, पुलिस सर्वेलेंस में था। दैट कन्फेशन इज ऑल्सो इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 23 क्लॉज 2। एक्सेप्शन एक है यहाँ पे, पुलिस कस्टडी में अगर कोई कन्फेशन किया तो वो सिर्फ एक ही सिचुएशन में एडमिसिबल होगा, व्हेन इट इज मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस, मतलब फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट। अगर मैजिस्ट्रेट के फिजिकल प्रेजेंस में किया है, भले ही पुलिस कस्टडी में किया है, स्टिल एडमिसिबल होगा। बट अदरवाइज पुलिस ऑफिसर को किया गया है, पुलिस कस्टडी में किया गया है, दोनों केसेस में द कन्फेशन इज इनएडमिसिबल। अगेन व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज आर्टिकल 20 क्लॉज 3। क्योंकि पुलिस कस्टडी या डायरेक्टली पुलिस ऑफिसर, जब भी ये दो चीजें होती हैं तो एक माइंड में हमारे एप्रीहेंशन आता है कि पुलिस ऑफिसर को किया गया है, हो सकता है अंडर प्रेशर किया गया हो। पुलिस कस्टडी में किया गया मतलब तब वो पुलिस ऑफिसर के कंट्रोल में था, हो सकता है अंडर प्रेशर किया गया हो। इसीलिए आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को ध्यान में रखते हुए डिक्लेयर ही कर दिया है कि पुलिस ऑफिसर को किया है, पुलिस कस्टडी में किया है, दोनों केसेस में इट इज इनएडमिसिबल। दैट मींस वो कन्फेशन अक्यूज के अगेंस्ट एज एन एविडेंस यूज नहीं किया जा सकता। दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 23 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। लेकिन इन दोनों रूल्स का सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है और वो है इसका प्रोवाइजो, विच इज अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल दैट इज नोन एज डिस्कवरी स्टेटमेंट। इसको बोला जाता है डिस्कवरी स्टेटमेंट। अब देखो डिस्कवरी स्टेटमेंट, इसके नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिससे कोई डिस्कवरी की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अक्यूज्ड पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है और उसने एक कन्फेशन किया, जनरल रूल इज पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में अगर कोई कन्फेशन किया गया है इनएडमिसिबल, लेकिन प्रोवाइजो के साथ अगर इसको पढ़े तो अगर उस कन्फेशन में किया तो कस्टडी में होगा तो इनएडमिसिबल, लेकिन अगर उस कन्फेशन में डिस्कवरी स्टेटमेंट था देन पूरा का पूरा कन्फेशन इनएडमिसिबल नहीं होगा, उसमें से सिर्फ वो डिस्कवरी वाला जो पार्ट है वो एडमिसिबल होगा, रेस्ट बाकी का जितना भी कन्फेशन है इनएडमिसिबल, डिस्कार्डेड। बट वो जो डिस्कवरी वाला पोर्शन है वो एडमिसिबल हो जाएगा, इसीलिए वो प्रोवाइजो एक्सेप्शन के फॉर्म में दिया गया है। अब पहले इन जनरल बात करते हैं डिस्कवरी स्टेटमेंट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक अक्यूज्ड ने पुलिस ऑफिसर को पुलिस कस्टडी में एक स्टेटमेंट दिया जहां पे उसने बोला आई हैव मर्डर्ड बी, मैंने बी का मर्डर किया है, कन्फेशन, लेकिन इसके साथ साथ में उसने ये भी बोला एंड आई हैव हिडन द मर्डर वेपन द नाइफ अंडर द ट्री, कि एक मेरे बैकयार्ड में बहुत सारे ट्रीज हैं, उनमें से किसी एक ट्री के नीचे ही मैंने डिग करके खोद के उस नाइफ को वहां पे बरी किया है, डिग करके उसको वहां पे छुपाया है। अब यहां पे कन्फेशन तो है, उसने बोला आई हैव मर्डर्ड बी, उसने कन्फेशन तो किया, बट उसके इस और कन्फेशन कब किया? पुलिस कस्टडी में किया है। लेकिन उसके इस कन्फेशन में जो एक पोर्शन है वो डिस्कवरी स्टेटमेंट के बारे में है, मतलब उसके स्टेटमेंट से हमें नाइफ के डिस्कवरी मतलब कहां छुपा हुआ है इसके बारे में पता लग रहा है, तो वो डिस्कवरी स्टेटमेंट होगा। लेकिन देखो दो तरीके के स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है डिस्क्लोजर स्टेटमेंट और एक होता है डिस्कवरी स्टेटमेंट। जब अक्यूज ने सिर्फ और सिर्फ ये डिस्क्लोज किया है कि मैंने बी का मर्डर किया है और अपने बैकयार्ड में किसी एक पेड़ के नीचे मैंने उस नाइफ को बरी किया है, दिस इज डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि यहां पे उसने नाइफ के वेयरअबाउट्स के बारे में डिस्क्लोज किया है। अब जनरली क्या होता है, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट करने के बाद पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को लेके जाते हैं
कहां? उस जगह पे जो उसने डिस्क्लोज की है। तो उस अक्यूज को लेकर गए फिजिकली उसके बैकयार्ड में, और बैकयार्ड में जाके उसको बोला गया कि अब आप पिन पॉइंट करो कि कौन से वाले पेड़ के नीचे आपने वो नाइफ बरी किया है। उसने क्या किया? उसने पिन पॉइंट किया, इस वाले पेड़ के नीचे मैंने नाइफ बरी किया है। वहां पे उन्होंने डिग किया और उनको एक्चुअली नाइफ मिल गया। तो जब एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बिहाफ पे जब अक्यूज को स्पॉट पे लेके गए और स्पॉट पे लेके जाके उसको पिन पॉइंट करने के लिए बोला, और जिस जगह का उसने मेंशन किया उस जगह पे जब वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली डिस्कवर हो जाता है उसको बोला जाएगा डिस्कवरी स्टेटमेंट। और उस डिस्कवरी स्टेटमेंट की हमने यहां पे बात की है। That means it should not be a mere disclosure statement. It must be a discovery statement. क्योंकि discovery statement का मतलब है accused ने आपको वो जगह बताई जहां पे मर्डर वेपन है, और उसी जगह पे एक्चुअली मर्डर वेपन डिस्कवर भी हुआ। उस स्टेटमेंट को बोला जाएगा डिस्कवरी स्टेटमेंट। और वो डिस्कवरी स्टेटमेंट इवन दो एक ऐसे कन्फेशन का पार्ट है जो पुलिस कस्टडी में दिया गया है, स्टिल सिर्फ डिस्कवरी स्टेटमेंट वाला पोर्शन विल बी एडमिसिबल, रेस्ट द कन्फेशन विल बी इनएडमिसिबल, डिस्कार्डेड। और यही चीज अगर आप देखोगे सेक्शन 23 के प्रोवाइजो में दी गई है। क्या बोला गया है? व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू एज डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, कि उसने जो इंफॉर्मेशन दी उसके इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कोई फैक्ट डिस्कवर हुआ, नाइफ डिस्कवर हुआ। कौन सा पर्सन? वो पर्सन जो कि अक्यूज्ड है और जो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है। इसीलिए 23 क्लॉज 2 का एक प्रोवाइजो है ये कि वो पर्सन अक्यूज्ड होना चाहिए, वो पर्सन पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में होना चाहिए। तो फिर so much of the information, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा का पूरा स्टेटमेंट रेलेवेंट या एडमिसिबल नहीं होगा, सिर्फ so much of the information, सिर्फ उतना पार्ट एडमिसिबल होगा which leads to the discovery. So much of the information, whether it amounts to confession or not, as it relates distinctly to the fact discovered may be proved. Fact discover मतलब डिस्कवरी से रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है सिर्फ वो एडमिसिबल है। सो मच मतलब सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन एडमिसिबल होगी, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट विल बी डिस्कार्डेड। अब वो स्टेटमेंट जिसके साथ डिस्कवरी स्टेटमेंट किया गया है वो कन्फेशनल नेचर का भी हो सकता है, नॉन कन्फेशनल नेचर का भी हो सकता है। कन्फेशनल नेचर का था तो कन्फेशन तो सेक्शन 23 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग इनएडमिसिबल होगा, बट प्रोवाइजो के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ डिस्कवरी स्टेटमेंट एडमिसिबल होगा। अगर स्टेटमेंट नॉन कन्फेशनल नेचर का था, उसने कन्फेस नहीं किया, जनरल स्टेटमेंट पुलिस कस्टडी में दिया, उसी जनरल स्टेटमेंट के साथ साथ डिस्कवरी स्टेटमेंट भी दे दिया, तो ऐसे केसेस में अब 23 तो अप्लाई होगा नहीं, क्योंकि 23 तो कन्फेशंस पे अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होगा? सेक्शन 181 ऑफ बीएनएसएस। नॉन कन्फेशनल है बट दिया तो पुलिस ऑफिसर को दिया गया है, वो भी इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर को जो स्टेटमेंट दिया जाता है सेक्शन 181 ऑफ बीएनएसएस के अकॉर्डिंग इट कैन नॉट बी यूज्ड, लेकिन उसका भी तो एक्सेप्शन है ना डिस्कवरी स्टेटमेंट। तो वो भी डिस्कवरी स्टेटमेंट अगर कन्फेशनल है तो यहां प्रोवाइजो में एडमिसिबल होगा, नॉन कन्फेशनल है तो 181 में चला जाएगा। 181 में भी एक्सेप्शन में डिस्कवरी स्टेटमेंट दिया गया है तो भी पूरा का पूरा स्टेटमेंट तो डिस्कार्ड हो जाएगा, बिकॉज इट इज गिवन टू द पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट द डिस्कवरी पार्ट will still be admissible. This is known as discovery statement. So basically यहां पे हमने कुछ प्रोविजंस देखे, कुछ प्रोविजंस जिनके रिगार्डिंग हमने देखा कि कन्फेशन कब रेलेवेंट होता है, कब इररेलेवेंट होता है। ऑल राइट, इसी के साथ साथ देखो हमेशा सेक्शन 24 भी पढ़ा जाता है, क्योंकि सेक्शन 24 में बात की गई है कन्फेशन ऑफ द को अक्यूज्ड, कि दो लोग अगर आपस में को अक्यूज्ड है, को अक्यूज का मतलब होता है दो लोगों ने साथ में मिलकर ऑफेंस किया और उन दोनों का ट्रायल भी जॉइंटली चल रहा है। जब दो अकम्प्लिसेस एक साथ एक जॉइंट ट्रायल में ट्राई किए जाते हैं तो उन दोनों को बोला जाता है को अक्यूज्ड। सो सेक्शन 24 ने हमें बताया है कि क्या
एक को अक्यूज का कन्फेशन दूसरे को अक्यूज के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सो सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग लेट्स सी क्या बोला गया है। व्हेन मोर पर्सन देन वन आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस, दो लोगों का, दो या दो से ज्यादा लोगों का आपस में जॉइंट ट्रायल चल रहा है। कौन सा वाला जॉइंट ट्रायल? वो जॉइंडर ऑफ अक्यूज्ड जो आप पढ़ते हो सेक्शन 246 ऑफ बीएनएसएस के अंदर। यस और नो? आप लोगों ने पढ़ा होगा 246 ऑफ बीएनएसएस जहां पे जॉइंडर ऑफ अक्यूज की बात की गई है। तो अगर दो या दो से ज्यादा लोगों का आपस में जॉइंट ट्रायल चल रहा है, जॉइंट ट्रायल मतलब दोनों ने मिलकर ऑफेंस कमिट किया और दोनों का ट्रायल भी कोर्ट ने ज्वाइन किया है, जॉइंडर ऑफ ट्रायल। एंड उसी जॉइंट ट्रायल में अगर किसी एक को अक्यूज ने एक कन्फेशन किया है, उस कन्फेशन में उसने खुद के अगेंस्ट तो बोला ही है, साथ साथ में दूसरे को अक्यूज के अगेंस्ट भी बोला है। मैं अगर एक को अक्यूज हूं, मैंने बोला आई एंड ए, मैंने और ए ने मिलकर ऑफेंस किया, तो मैंने कन्फेशन किया है जो मेरे खुद के अगेंस्ट तो है, पर मैंने अपने को अक्यूज को भी इंप्लीकेट किया है इसमें। सो इफ द कन्फेशन अफेक्टिंग हिमसेल्फ एंड द अदर को अक्यूज्ड इज प्रूव्ड, मतलब उस कन्फेशन ऑफ द को अक्यूज को अगर प्रूव भी कर दिया गया by the oral evidences, by the documentary evidences, उसका corroboration किया गया है, then the confession of the co-accused may be taken into consideration. May be taken into consideration का मतलब है it will be used as an indicative evidence. और indicative evidence का मतलब है कि जो भी chain of circumstantial evidence establish होगी, अगर उस chain में कोई गैप रह जाता है तो उस गैप को फिल करने के लिए हम कन्फेशन ऑफ द को अक्यूज को यूज कर सकते हैं। मतलब एज अ सब्सटैंटिव एविडेंस उसको यूज नहीं करेंगे, लेकिन मे बी टेकन इनटू कंसीडरेशन का मतलब है इंडिकेटिव एविडेंस के फॉर्म में उसको यूज किया जाएगा कि ये कन्फेशन ऑफ द को अक्यूज सिर्फ तब यूज होगा जब बाकी सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के चेन में कोई गैप है, हम उनको आपस में जोड़ नहीं पा रहे। तो उनको जोड़ने के लिए, गैप को फिल करने के लिए confession of the co-accused can be used as against the other person as well as the person who makes the confession. उसके खुद के अगेंस्ट भी, दूसरे को अक्यूज के अगेंस्ट भी उसको यूज किया जा सकता है। That is given in section 24. इसके बाद offense includes abetment, attempt to commit that offense and trial of more person than one held in the absence of the accused who has absconded। मतलब जनरली तो ये जॉइंट ट्रायल पे अप्लाई होगा, लेकिन अगर दो लोगों का ट्रायल तो चल रहा है लेकिन उनमें से कोई एक अगर एब्सकॉन्ड हो चुका है या फिर कोई एक जो है वो प्रोक्लेमेशन इशू होने के बाद भी ही इज नॉट अपीयरिंग, देन ऑल्सो इट विल बी डीम्ड टू बी अ जॉइंट ट्रायल। तभी भी हम उसको जॉइंट ट्रायल ही मानेंगे, भले ही एक एब्सकॉन्ड हो चुका है या एक के अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है तो भी उसको जॉइंट ट्रायल ही कंसिडर किया जाएगा। That is given under section 24. अब मैं आपको confession and admission के कुछ cases लिखवा देती हूँ। All right, you can write these cases. पकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुकी। इसके अलावा मैंने आपको पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब लिखवा दिया है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और केसेस बताती हूं रिगार्डिंग। ओके, देखो, एक तो हमने अभी पढ़ा दैट कन्फेशन दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है जुडिशियल कन्फेशन और एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। अब देखो, जो जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वाली हमने बात की थी, ये जो हमने डिस्कस किया कि एक होता है जुडिशियल कन्फेशन और दूसरा होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। दिस और जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल दोनों एडमिसिबल है, बट दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। दिस वाज हेल्ड इन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एमपी वर्सेस पट्टम मल्ला। स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस पट्टम मल्ला। सो इसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की एडमिसिबिलिटी के बारे में बात की गई कि होगा तो ये इक्वल टू जुडिशियल,
लेकिन इसमें प्रिजम्पशन नहीं रेज किया जाएगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा, प्लस इट रिक्वायर्स कोरोबोरेशन, इट कैन नॉट बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। ऑल राइट, इट रिक्वायर्स कोरोबोरेशन। ये केस हम लिखेंगे, इसके अलावा कुछ केसेस और लिखेंगे दैट इज रिगार्डिंग रिट्रैक्टेड कन्फेशन। अब देखो मैं आपको बताती हूं रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या होता है। रिट्रैक्टेड कन्फेशन की बात की गई थी इन अ वेरी फेमस केस नोन एज भारत वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सो दिस इज भारत वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड इसके अलावा there's one more case which deals with retracted confession जिसका नाम है प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। so this is प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब देखो इन दोनों केसेस में रिट्रैक्टेड कन्फेशन की बात की गई, और रिट्रैक्टेड कन्फेशन बेसिकली क्या होता है? रिट्रैक्टेड कन्फेशन का मतलब होता है एक पर्सन ने कन्फेशन किया और उसके बाद उसने अपने कन्फेशन को विड्रॉ कर लिया, रिट्रैक्ट कर लिया, टू टेक बैक। तो इन केसेस में एक इशू रेज हुआ कि अगर किसी पर्सन ने अपने ही कन्फेशन को रिट्रैक्ट कर लिया है, वापस ले लिया है, तो अब क्या उस कन्फेशन को उस पर्सन के अगेंस्ट हम यूज कर सकते हैं? तो कोर्ट ने बोला जस्ट बिकॉज कोई कन्फेशन रिट्रैक्ट कर दिया गया है, मियरली रिट्रैक्शन की वजह से द कन्फेशन डज नॉट बिकम इनएडमिसिबल। वो कन्फेशन अभी भी एडमिसिबल हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन ग्राउंड्स ऑफ रिट्रैक्शन। वो डिपेंड करेगा ग्राउंड ऑफ रिट्रैक्शन। मतलब अगर मैंने कन्फेशन किया और अब मैं उसको कोर्ट के सामने रिट्रैक्ट वापस लेना चाहती हूं, तो मैं कन्फेशन वापस ले रही हूं सिर्फ इस वजह से मेरा कन्फेशन इनएडमिसिबल नहीं होगा। कोर्ट क्या देखेंगे कि मैं अपने कन्फेशन को रिट्रैक्ट क्यों कर रही हूं, मेरे ग्राउंड्स देखे जाएंगे, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा एडमिसिबल होगा या इनएडमिसिबल। बट जस्ट बिकॉज रिट्रैक्शन किया गया है, automatically the confession will not become inadmissible. That was held in these cases. इसके अलावा there's one more very famous case which is known as Agnu Nageshiya versus State of Bihar. Agnu Nageshiya versus State of Bihar. तो Agnu Nageshiya versus State of Bihar is regarding confessional FIR. ये कन्फेशनल एफआईआर का केस है। यहां पे बोला गया कि अगर किसी पर्सन ने खुद अपने अगेंस्ट एफआईआर दी है तो वो एक तरीके से कन्फेशन ही है, ही इज एडमिटिंग हिज गिल्ट एंड इट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, तो वो एफआईआर भी है। तो कन्फेशनल एफआईआर विल बी हिट बाय सेक्शन 23 क्लॉज 2 एंड इट विल आल्सो बी इनएडमिसिबल। दैट वाज हेल्ड इन अग्नू नागेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसके अलावा अगर डिस्कवरी स्टेटमेंट की बात की जाए, सो देयर इज अ वेरी फेमस केस फॉर डिस्कवरी स्टेटमेंट व्हिच इज नोन एज मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में बोला गया डिस्कवरी स्टेटमेंट वैलिड तभी होगा जब द फैक्ट वाज डिस्कवर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द अक्यूज्ड। मतलब अगर कोई भी फैक्ट सिर्फ अक्यूज की इंफॉर्मेशन की वजह से डिस्कवर हुआ है तो ही वो डिस्कवरी स्टेटमेंट माना जाएगा। मतलब अगर अक्यूज ने हमें नहीं बताया होता कि उसने पेड़ के नीचे उसको डिग करके बरी किया है नाइफ को, तो हमें कभी पता नहीं लगता। लेकिन अगर कोई फैक्ट ऐसा फैक्ट है जो अक्यूज नहीं भी बताता तो भी हमें इजीली पता लग जाता, दैट कैन नॉट बी अ डिस्कवरी स्टेटमेंट। सो दैट वाज हेल्ड इन मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। Same thing was also held in the case of State of Maharashtra versus Siraj Ahmed. All right, same एक और केस है, सेम उसमें भी डील किया गया था। दिस इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सिराज अहमद।
अगेन ये भी सेम पॉइंट से रिलेटेड है। ऑल राइट, इसके अलावा एक और केस बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिस्कवरी स्टेटमेंट का है, विच इज नोन एज स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस द्योमन उपाध्याय। दिस इज स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस द्योमन उपाध्याय। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस द्योमन उपाध्याय। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस द्योमन उपाध्याय में बोला गया कि जो डिस्कवरी स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 23 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, कि जनरली confession given to the police officer or in police custody is inadmissible, लेकिन अगर उस confession में discovery portion है तो only that portion will be admissible, rest of the confession will be discarded. That was held in state of UP versus द्योमन उपाध्याय। इसके अलावा जब हम co-accused के confession की बात करते हैं तो उसके लिए भी we have a very famous case which is known as कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। तो कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में बोला गया कि किसी भी को अक्यूज का कन्फेशन तभी रेलेवेंट होगा, फर्स्टली तो उनका जॉइंडर ऑफ ट्रायल होना चाहिए, एंड सेकेंडली को अक्यूज का कन्फेशन सीधे यूज नहीं हो जाएगा, पहले उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। इट हैज टू बी ड्यूली प्रूव्ड, ड्यूली corroborated by material evidences. Only then such confession of the co-accused can be taken into consideration. Same thing was also held in the case of Bhaboni Sahu versus Emperor. Same जो कश्मीरा सिंह में बोला गया वही चीज भबोनी साहू वर्सेस एम्परर में भी बात की गई। So these are some cases regarding the admissions and confessions जो हमें पढ़ने थे। अब एडमिशन एंड कन्फेशन के अलावा वी हैव वन मोर टॉपिक इन आवर लिस्ट फॉर टुडे। आज के हमारे एक और टॉपिक है जो हमारी लिस्ट में है, विच इज नोन एज डाइंग डिक्लेरेशन। ये भी हमें डिस्कस करना है। इसको बोला जाता है डाइंग डिक्लेरेशन। अब देखो, डाइंग डिक्लेरेशन इसके भी नाम से हमें समझ आ रहा है। डिक्लेरेशन मतलब स्टेटमेंट, डाइंग मतलब रिगार्डिंग डेथ। मतलब जब कोई भी एक स्टेटमेंट किया जा रहा है इन विच द पर्सन डिस्क्लोजेस द कॉज ऑफ हिज डेथ, जहां पे उस पर्सन ने बताया है उसकी डेथ का कॉज, उस डिक्लेरेशन, उस स्टेटमेंट को बोला जाता है डाइंग डिक्लेरेशन, विच इज गिवन अंडर सेक्शन 26 क्लॉज ए ऑफ बीएसए। अब अगर हम डाइंग डिक्लेरेशन की बात करें, सो जनरली व्हाट हैपेंस, डाइंग डिक्लेरेशन की किसी भी पर्सन का स्टेटमेंट अगर डाइंग डिक्लेरेशन के फॉर्म में है, सो इट होल्ड्स अ वेरी सेक्रेड एविडेंशियरी वैल्यू, जिस पे अभी हम आएंगे। लेकिन अगर डाइंग डिक्लेरेशन की बात की जाए तो सबसे पहले डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब है कोई भी स्टेटमेंट जिसमें कॉज ऑफ डेथ के बारे में बताया गया है, वो डाइंग डिक्लेरेशन है। ए ने इंजर होने के बाद एम्बुलेंस में बी को बताया कि मेरी ये कंडीशन सी की वजह से हुई है क्योंकि उसने मुझे मेरे एब्डोमेन में एक शार्प एज नाइफ से 15 टाइम्स स्टैब किया। अब ऐसे में ये जो स्टेटमेंट ए ने बी को एम्बुलेंस में दिया है जिसके बाद ए की डेथ हो गई, उसको बोला जाएगा डाइंग डिक्लेरेशन। किसी भी पर्सन का स्टेटमेंट एज डाइंग डिक्लेरेशन तभी रेलेवेंट होगा अंडर सेक्शन 26 जब वो पर्सन डेड है। अगर स्टेटमेंट देने के बाद पर्सन की डेथ नहीं होती है, इट कैन नॉट बी अ डाइंग डिक्लेरेशन, द पर्सन हैज टू बी डेड। एक डेड पर्सन ने अपनी डेथ के पहले जो स्टेटमेंट दिया था जहां उसने अपने कॉज ऑफ डेथ के बारे में बताया है, दैट स्टेटमेंट इज नोन एज डाइंग डिक्लेरेशन एंड इट इज बेस्ड अपॉन टू प्रिंसिपल्स। एक को बोला जाता है नेमो मोरिटर प्रेज्यूमेटर, नेमो मोरिटर प्रेज्यूमेटर, और दूसरे को बोला जाता है रूल ऑफ नेसेसिटी।
कि हम डाइंग डिक्लेरेशन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? हम डाइंग डिक्लेरेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं ड्यू टू नेमो मोरिटा प्रेज्यूमेटर। नेमो मोरिटा प्रेज्यूमेटर का मतलब है नो पर्सन विल डाई विद अ लाई ऑन हिज लिप्स। मतलब अगर किसी पर्सन को पता है कि ही इज अबाउट टू डाई, ही विल नेवर वांट टू डाई। कोई भी पर्सन ये नहीं चाहेगा दैट मेरी डेथ हो विद अ लाई इन माई माउथ। झूठ बोल के कोई भी पर्सन will not be willing to meet his maker. When a person knows that he is about to die, he will never lie. एक मरता हुआ इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलता। So इसीलिए उसका जो लास्ट स्टेटमेंट था जहां उसने अपनी कॉज ऑफ डेथ बताई, उसको हम इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं एज डाइंग डिक्लेरेशन। एंड सेकेंड इज रूल ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब है कि जो भी डाइंग डिक्लेरेशन है, मतलब वो उस पर्सन का आखिरी स्टेटमेंट है क्योंकि उसके बाद उसकी डेथ हो गई। अब जब वो उसका आखिरी स्टेटमेंट है, उसके बाद उसकी डेथ हो चुकी है, डेथ होने का मतलब है नाउ द पर्सन इज नो मोर। तो अब हम उस पर्सन को दोबारा बुला के उसका स्टेटमेंट नहीं ले सकते हैं। इसीलिए इट इज अ नेसेसिटी कि उसके आखिरी स्टेटमेंट को हम इंपॉर्टेंस दें। इसीलिए डाइंग डिक्लेरेशन इज सो इंपॉर्टेंट अंडर बीएसए। एंड डाइंग डिक्लेरेशन is basically dealt under section 26 और 26 क्लॉज ए में ही और भी क्लॉजेस है 26 के, बट 26 क्लॉज ए टॉक्स अबाउट डाइंग डिक्लेरेशन। और अगर आप 26 क्लॉज ए पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा टोटल यहां पे दो टाइप की डाइंग डिक्लेरेशंस दी गई हैं। एक होती है डायरेक्ट डाइंग डिक्लेरेशन और एक होती है इनडायरेक्ट डाइंग डिक्लेरेशन या सर्कमस्टेंशियल डाइंग डिक्लेरेशन। डायरेक्ट डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब है जहां पे एक पर्सन ने डायरेक्टली अपनी डेथ का कॉज बताया है। ए ने बी को स्टार्ट किया, बी की डेथ ऑन स्पॉट नहीं हुई, उसको एम्बुलेंस में डाला गया। एम्बुलेंस में जब उसको ले जा रहे थे, इंजरी होने के बाद उसने अपना स्टेटमेंट दिया जहां पे डायरेक्टली उसने बताया कि उसकी ये कंडीशन ए के स्टैबिंग की वजह से हुई है। डायरेक्ट डाइंग डिक्लेरेशन। बट हर बार हर पर्सन के पास ऐसा स्कोप हो, ऐसी अपॉर्चुनिटी हो डायरेक्टली अपने डेथ का कॉज डिस्क्लोज करने की, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई पर्सन अपने घर से निकला, उसके बाद अगले दिन हमें सीधा उसकी डेड बॉडी मिली। अब ऐसे केसेस में सीधा उसकी डेड बॉडी मिली, उसके बीच में कोई हमारे पास स्टेटमेंट नहीं है जहां पे उसने डायरेक्टली बताया हो। अब ऐसे केसेस में उसका जो लास्ट स्टेटमेंट है, अगर उसने अपने लास्ट स्टेटमेंट में उस ट्रांजैक्शन के बारे में बताया है जिस ट्रांजैक्शन में उसकी डेथ हुई है, तो इवन दो उसने डायरेक्टली कॉज ऑफ डेथ के बारे में नहीं बताया, बट स्टिल उसके उस लास्ट स्टेटमेंट को हम इनडायरेक्ट डाइंग डिक्लेरेशन के फॉर्म में सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग एडमिसिबल रेलेवेंट मानते हैं। तो या तो आपने डायरेक्टली बताया, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बताया, एंड जब डायरेक्ट डाइंग डिक्लेरेशन होती है इट इज ऑलवेज पोस्ट इंजरी। इंजरी हो गई उसके बाद डाइंग डिक्लेरेशन दी गई, डायरेक्ट डाइंग डिक्लेरेशन। लेकिन अगर डाइंग डिक्लेरेशन इनडायरेक्ट है तो जो उसका लास्ट स्टेटमेंट है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जैसे पकला नारायण स्वामी में हुआ था कि एक पर्सन है जो अपने घर से निकला अपनी वाइफ को बोल के कि मैं एक्स के घर जा रहा हूं, ये बोल के वो अपने घर से चला गया। उसके बाद किसी को उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, उसके बाद अगले दिन सीधा हमें उसकी डेड बॉडी मिली। अब ऐसे केसेस में इंजरी होने के बाद वो नहीं बता पाया कि उसको ये इंजरी या फिर उसकी डेथ किसकी वजह से हो रही है, तो कोई डायरेक्ट डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है। लेकिन उसका जो आखिरी स्टेटमेंट था अपनी वाइफ को, मैं एक्स से इस काम के लिए मिलने जा रहा हूं, वो आखिरी स्टेटमेंट उसके उस ट्रांजैक्शन के बारे में बता रहा है। घर से निकलने के बाद उसका डेथ का ट्रांजैक्शन शुरू हो गया, तो आखिरी स्टेटमेंट की वो कहां जा रहा है, वो स्टेटमेंट उस ट्रांजैक्शन के बारे में है विच रिजल्टेड इनटू हिज डेथ। तो इवन दो डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ नहीं है, बट स्टिल उसके लास्ट स्टेटमेंट को हम इनडायरेक्ट डाइंग डिक्लेरेशन मान लेंगे एंड दैट वुड आल्सो बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 26 क्लॉज ए। क्या बोला गया है? when the statement is made by a person as to the cause of the death, direct dying declaration, post injury, या फिर or as to any of the circumstances of the transaction which resulted into his death, indirect dying declaration, pre injury statement, इंजरी से पहले का स्टेटमेंट, क्योंकि इंजरी के बाद तो हमें स्कोप ही नहीं मिला, सीधा उसकी डेड बॉडी मिली।
तो प्री इंजरी स्टेटमेंट, द लास्ट स्टेटमेंट, ऑल राइट, दैट कैन ऑल्सो बी अ डाइंग डिक्लेरेशन। तो या तो कोई स्टेटमेंट हो जिसमें उसने डायरेक्टली अपना कॉज ऑफ डेथ बताया, वो भी डाइंग डिक्लेरेशन है, या फिर कोई स्टेटमेंट है जहां पे उन सर्कमस्टांसेस के बारे में उसने बताया है, एक ट्रांजैक्शन के सर्कमस्टांसेस। कौन से ट्रांजैक्शन के बारे में? वो ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इनटू हिज डेथ, दैट इज ऑल्सो अ डाइंग डिक्लेरेशन। कि मैं एक्स से मिलने उसके घर जा रहा हूं, दिस इज अ स्टेटमेंट जहां पे उसने अपने डेथ के ट्रांजैक्शन के बारे में बताया है, दैट इज ऑल्सो द डाइंग डिक्लेरेशन विच वॉज हेल्ड इन पकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर। Such statements are relevant whether such person who made them was or was not at the time when they were made under the expectancy of death, and whatever may be the nature of the proceeding in which the cause of death comes into question. That means जब वो person dying declaration कर रहा था, बोल रहा था, तब वो under expectancy of death हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब अगर डायरेक्ट डाइंग डिक्लेरेशन है, इंजरी होने के बाद डायरेक्टली उसने बताया कि मेरी ये कंडीशन इसकी वजह से हुई है, तो हो सकता है वो अंडर एक्सपेक्टेंसी ऑफ डेथ हो, उसको पता हो कि उसकी डेथ होने वाली है। बट अगर डाइंग डिक्लेरेशन इनडायरेक्ट है, हमें सीधा उसकी डेड बॉडी मिली, तो उसका जो लास्ट स्टेटमेंट किया गया था अपनी वाइफ को कि मैं एक्स के घर जा रहा हूं, तब उसको ये नहीं पता था कि घर से निकलने के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। मतलब जब उसने वो स्टेटमेंट किया, ही वॉज नॉट अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। दोनों केसेस में वो डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। Expectancy of death is immaterial. Also, whatever may be the nature of proceeding का मतलब है dying declaration civil proceedings में भी हो सकती है और criminal proceeding में भी यूज हो सकती है। दोनों केसेस में it would be relevant. That is known as dying declaration। और इसी के साथ साथ प्रिंसिपल्स भी हमने डिस्कस किए कि ये डाइंग डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड। ऑल राइट, so that is basically the meaning, the nature of dying declaration। इसके बाद अगर डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंशियरी वैल्यू की बात की जाए कि भाई अगर कोई डाइंग डिक्लेरेशन की जा रही है तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी, तो डाइंग डिक्लेरेशन जनरली इट इज अ गुड पीस ऑफ एविडेंस। लेकिन कई केसेस ऐसे हैं जहां पे जनरली देखो क्या होता है, dying declaration is admissible as evidence but it requires corroboration। general rule is बिना corroboration के dying declaration cannot be used, it must be corroborated। but कुछ situations ऐसी हैं जो various cases में दी गई जहां पे बोला गया कि अगर ये situations में dying declaration की गई then it can even be the sole basis of conviction। वो sole basis of conviction भी हो सकती है। तो अब हमें देखने हैं वो सर्कमस्टांसेस जिनके अंडर सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन भी हो सकती है, जिसके लिए मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताऊंगी कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन इन फैक्टर्स के अंडर की गई है, इन सर्कमस्टांसेस में की गई है, देन इट कैन इवन बी सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। फिर मैं आपको केसेस के नेम्स बताऊंगी कि किन किन में ये हेल्ड किया गया। फर्स्ट, इट शुड हैव बीन मेड अंडर द फिट स्टेट ऑफ माइंड। मतलब जो भी पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन कर रहा था उसका स्टेट ऑफ माइंड परफेक्टली फिट था। कैसे प्रूव किया जाएगा? डॉक्टर के सर्टिफिकेट से। सेकंड, डाइंग डिक्लेरेशन शुड बी रिकॉर्डेड इन अ क्वेश्चन आंसर फॉर्म, क्योंकि अगर नरेटिव फॉर्म में होती है तो हो सकता है कोई ओमिशंस हो, बट अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होती है तो इट इज पिन पॉइंटेड। तो बेटर क्या होगा? क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हो। इसके अलावा आइडियल कौन सी होगी? डाइंग डिक्लेरेशन शुड बी कंप्लीट इन इटसेल्फ। इट शुड बी कंप्लीट। एक इनकंप्लीट डाइंग डिक्लेरेशन की, कोई पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन बोलते बोलते उसकी डेथ हो गई, इनकंप्लीट रह गई, तो जनरली अगर इनकंप्लीट होती है तो वो यूज तो की जा सकती है बट इट कैन नॉट बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। इसीलिए आइडियल तभी होगी व्हेन इट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। इसके अलावा द टाइम ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन शुड बी वेरी केयरफुली रिकॉर्डेड। डाइंग डिक्लेरेशन किस टाइम पे की गई है उसका टाइम केयरफुली रिकॉर्डेड होना चाहिए और टाइम में कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाद में हम टाइम ऑफ डेथ और टाइम ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन को मैच करते हैं कि क्या ये बिफोर डेथ दिया गया था।
सो टाइम ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन शुड हैव बीन केयरफुली रिकॉर्डेड। फिर इसके अलावा डाइंग डिक्लेरेशन शुड बी साइंड या फिर थंब इंप्रेशन, उस पे मेकर का या तो सिग्नेचर होना चाहिए या फिर मेकर का थंब इंप्रेशन होना चाहिए, उससे उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। इसके अलावा द चांसेस, देयर शुड बी नो चांसेस ऑफ ट्यूटरिंग, मतलब डाइंग डिक्लेरेशन को मैनिपुलेट करने के, फैब्रिकेट करने के, ट्यूटरिंग करने के कोई चांसेस नहीं होने चाहिए। अगर हमें पता लगता है कि डाइंग डिक्लेरेशन करने से पहले वो जो पर्सन है जो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है वो किसी ऐसे पर्सन से मिला था जो उसका माइंड वॉश कर सकता है, फैब्रिकेट कर सकता है, ट्यूटर कर सकता है, सिखा सकता है उसको कि क्या बोलना है, तो फिर वो डाइंग डिक्लेरेशन ट्रस्टवर्दी नहीं रहेगी। तो नो चांसेस ऑफ ट्यूटरिंग मस्ट बी देयर। इसके अलावा डाइंग डिक्लेरेशन अगर जेस्चर्स के फॉर्म में है देन ऐसे केसेस में इंटरप्रेटर के सामने होनी चाहिए, इंटरप्रेटर वहां पे होना चाहिए, प्लस उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके अलावा डाइंग डिक्लेरेशन जिस लैंग्वेज में बोली जा रही है सेम लैंग्वेज में आपको डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करना है, देन इट वुड बी द आइडियल फॉर्म ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। ऑल राइट। इसके अलावा एक और बात बोली जाती है कि अगर मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशंस हैं, मतलब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को स्टैप किया, तो पहली डाइंग डिक्लेरेशन तो उसने उस पासर बाय को दी कि वहां से जो गुजर रहा था उसने उसको हॉस्पिटल लेके गया वो, तो जब वो उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा था पहले तो उस पासर बाय को एक डाइंग डिक्लेरेशन दी, हॉस्पिटल पहुंचा, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर को एक डाइंग डिक्लेरेशन दी, डॉक्टर को देने के बाद मैजिस्ट्रेट आए, मैजिस्ट्रेट को एक डाइंग डिक्लेरेशन दी, मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन मल्टीपल लोगों को दिए। तो अगर मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशंस है तो ये सारी आपस में कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ये आपस में इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए। एक पर्सन को डाइंग डिक्लेरेशन दी, उसने बोला एक्स ने मेरा ये हाल किया है, दूसरे को डाइंग डिक्लेरेशन दी, दूसरे को बोला वाई ने मेरा ये हाल किया है, इनकंसिस्टेंट। तो अगर मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशंस है तो उन मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशंस में इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक डाइंग डिक्लेरेशन आइडियल मानी जाएगी अगर वो या तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को दी गई थी या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को दी गई थी। अदरवाइज जनरल रूल इज डाइंग डिक्लेरेशन जनरली तो किसी को भी दी जा सकती है, लेकिन आइडियल वही होगी, मोस्ट ऑथेंटिक विच कैन इवन बी द सोल बेसिस, जो मैजिस्ट्रेट को दी गई थी। सो बेसिकली अगर ये रिक्वायरमेंट्स किसी डाइंग डिक्लेरेशन में होती है तो एज पर द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, सच डाइंग डिक्लेरेशन कैन ऑल्सो बी द सोल बेसिस। ऑल राइट। अब मैं आपको कुछ केसेस लिखवाती हूं जहां पे ये सारी चीजें बोली गई थी। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट केस लिखेंगे जहां पे डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सप्लेन किया गया था पकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर। ये जो अभी हम बात कर रहे थे, डाइंग डिक्लेरेशन डायरेक्ट भी हो सकती है और इवन इनडायरेक्ट भी हो सकती है। तो मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूं, ये एग्जैक्टली पकला नारायण स्वामी वाले केस है, फैक्ट्स है। तो इनडायरेक्ट डाइंग डिक्लेरेशन मतलब अगर कोई लास्ट स्टेटमेंट है विच इज रिगार्डिंग टू द ट्रांजैक्शन ऑफ डेथ, वो भी डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है। दैट वाज हेल्ड इन पकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर। इसके अलावा डाइंग डिक्लेरेशन कब कब सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन हो सकती है। तो जो पॉइंटर्स अभी मैंने आपको लिख के बताए वो पॉइंटर्स कहां कहां हेल्ड किए गए हैं, वो पॉइंटर्स हेल्ड किए गए हैं इन फर्स्टली इन द केस ऑफ कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो सबसे पहले तो कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसके अलावा एक और केस है जहां पे डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंशियरी वैल्यू जो मैंने अभी आपको पॉइंटर्स लिख के बताए वो इस केस में भी हेल्ड किए गए थे, दैट इज पनीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। पनीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, उनमें भी बोला गया था कब कब सोल बेसिस हो सकता है। सो कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ
बॉम्बे, पनीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसके अलावा मैं आपको कुछ और केसेस भी बताती हूं विच आर रिगार्डिंग डाइंग डिक्लेरेशन ओनली, एंड दिस इज, लिखेंगे आगे, ओके, सो दिस इज स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस शिशुपाल सिंह। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस शिशुपाल सिंह। तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस शिशुपाल सिंह में बोला गया था द रिकॉर्डिंग ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। जनरली डाइंग डिक्लेरेशन कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है, बट अगर मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो राइट सम मोर केसेस। ये तो मेन केसेस हैं, कुछ और अगर इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो भी मैं आपको बताती हूं। ओके, सो और केसेस जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो हम देखेंगे। यस, एक और केस है जो अगेन काफी फेमस केस है, आप लोगों ने सुना भी होगा। दिस इज शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। देखो, अब इसमें जनरली तो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस का केस होता है, बट इस केस में डाइंग डिक्लेरेशन का एक एस्पेक्ट डील किया गया था। आपको याद है, मैंने अभी मैंने लिखा कि डाइंग डिक्लेरेशन का जो टाइम है, डाइंग डिक्लेरेशन का जो टाइम है, वो टाइम ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन शुड बी केयरफुली रिकॉर्डेड, क्योंकि अगर टाइम ऑफ डेथ और टाइम ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन में कोई प्रॉक्सिमिटी है तो डाइंग डिक्लेरेशन की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। यह बात बोली गई थी इन शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। This is regarding the time, that there must be a proximity, closeness between time of death and time of dying declaration. All right. So basically these are the cases regarding dying declaration. अच्छा, हाँ, एक और रह गया। This is also a very famous case which is known as Atbir versus NCT of Delhi. So this is Atbir versus NCT of Delhi. इसमें बात की गई थी मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशंस की, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर बहुत सारी डाइंग डिक्लेरेशन है, एक पर्सन को दी, दूसरे पर्सन को, डॉक्टर को भी दी, मैजिस्ट्रेट को भी दी, रिलेटिव को भी दी, पुलिस ऑफिसर को भी दी, एटसेट्रा। अगर मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशंस है तो रूल क्या होता है, वो सारी आपस में अगर इनकंसिस्टेंट है तो जो भी उनमें से इनकंसिस्टेंट होगी उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो अगर मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशंस है, उनमें से अगर कुछ डाइंग डिक्लेरेशंस कंसिस्टेंट है बट कुछ डाइंग डिक्लेरेशंस इनकंसिस्टेंट है, कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो जो इनकंसिस्टेंट है उनको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, दे विल नॉट बी एडमिसिबल। दैट वाज हेल्ड इन अतबीर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। सो दैट इज बेसिकली अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट एडमिशंस, कन्फेशंस एंड डाइंग डिक्लेरेशन। अब अगर आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो प्रीलिम्स के लिए मैंने सारी चीजें कवर की हैं। बेयर एक्ट के प्रोविजंस की लैंग्वेज, उसका इंटरप्रिटेशन एंड उसके केस लॉज। सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी फॉर योर प्रीलिम्स। सो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैंने कवर किए, एडमिशन एंड कन्फेशन एंड डाइंग डिक्लेरेशन। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहे, आई होप आपको इसमें से कुछ नया सीखने को मिले। So that is all about today's lecture. I'll see you in another lecture with some other important topic of your BSA subject. So that is all. Thank you so much. Have a nice day.